अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट वीक 10। वीक 10 का टॉपिक है फंक्शन। नाउ फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप क्रिएट करते हो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। सो बेसिकली हर प्रोग्राम में एक फंक्शन जो है वो लाजमी होता है और ऑब्वियसली वो फंक्शन कौन सा है, मेन। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम एक से ज्यादा फंक्शंस में अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये डिवीजन जो है वो इस तरीके से करते हो कि आप हर फंक्शन को एक स्पेसिफिक टास्क अपने प्रोग्राम का असाइन कर देते हो और फंक्शन वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। हमने ऑलरेडी जो है वो फंक्शन कुछ देखे थे जिनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमने यूज किए थे लाइक SQRT, पावर, दो फंक्शन थे जो पहले से बने बनाए मौजूद थे किसी लाइब्रेरी फाइल में। हमने इसको अपने प्रोग्राम में ऐड किया और उसको सिर्फ यूज किया या उसको कॉल किया। लेकिन इस सेशन में अब हम ये सीखेंगे कि हम अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। नंबर 1, जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो फंक्शन आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स जो कोड आपने एक दफा लिखा होता है उस कोड को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। नंबर 2, इट मेक मोर कोड मोर ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये कोड को ऑर्गेनाइज कर देता है। अब ऑर्गेनाइज करने की वजह से कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हाँ, रीडेबिलिटी से मुराद है जब आपका कोड बढ़ता जाता है। अभी तो हमारा कोड जितने प्रोग्राम्स हमने लिखे हैं वो छोटी लाइन पे मुश्तमिल है, कम लाइन पे मुश्तमिल है। लेकिन जब आपका कोड बढ़ता जाएगा तो आपका कोड जो है वो फंक्शंस में डिवाइड होने की वजह से ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा और ज्यादा आसानी से रीडेबल होगा, पढ़ा जाएगा, ज्यादा आसानी से पढ़ा जाएगा। थर्ड, इट डिक्रीज द लेंथ ऑफ कोड। ऑब्वियसली जब आप एक कोड को बार बार चला सकते हो बाय यूजिंग फंक्शन, तो वो कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, जिसकी वजह से हमारी लाइन ऑफ कोड जो है वो कम हो जाती है। एंड द लास्ट थिंग दैट इफ देयर इज अ बग इन द कोड, ठीक है, अगर कोड में कोई प्रॉब्लम है, बग हमने पहले भी डिस्कस किए थे, बग वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिंटैक्स एरर में नहीं आती, जिसकी वजह से प्रोग्राम बंद नहीं होता लेकिन हमें आउटपुट सही नहीं मिल रहा होता या हमारा कोई टास्क सही परफॉर्म नहीं हो रहा होता। तो अगर आपके प्रोग्राम्स में बग है लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो फंक्शंस में डिवाइडेड है, तो आपका बग फाइंड करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो कोड है मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को आगे हम थ्रू एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। Now, for example, there is a birthday party, and you ask these guys to arrange the birthday party. There are 5 people जिनको आपने ये टास्क दिया कि एक बर्थडे पार्टी अरेंज करो। एंड इन द लास्ट, जब बर्थडे पार्टी अरेंज होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले जब केक आया तो केक की हालत जो है वो ये थी। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? इन 5 लोगों में से रिस्पॉन्सिबल कौन है? वी कैन नॉट टेल। ठीक है, तो इसी तरह जब आप अपने कोड को एक ही जगह पे लिख देते हो, ठीक है, सारा का सारा कोड एक ही फंक्शन में लिखते हो, तो एरर जो जो बग जो जनरेट हुआ या जो लॉजिकल एरर है वो किस जगह से जनरेट हो रहा है वो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर हम इन 5 लोगों से बैठ के सवाल जवाब करें तो शायद हमें पता लग जाए आखिरकार कि ये गलती किसकी थी, लेकिन गलती फाइंड आउट करने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही सेम बर्थडे पार्टी हम डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए कहें कि इन 5 को जो है वो इनके अलग अलग टास्क असाइन कर दें। ब्लू जो है वो डेकोरेशन बाय करेगा, ग्रीन इनविटेशन सेंड करेगा, ऑरेंज जो है वो फूड अरेंज करेगा, रेड जो है वो केक बाय करेगा और येलो जो है वो एक जगह बुक करेगा। अब अगर बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने से पहले आपको केक इस तरीके का मिलता है और खराब है, नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली मिस्टर रेड, क्योंकि मिस्टर रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो केक सही तरीके से बर्थडे पार्टी में पहुंचाए। तो इसी तरीके से जब हमने प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है हमें ये पता होता है कि अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो एरिया, वो स्पेसिफिक फंक्शन कौन सा है ना। इस तरीके से कुछ हम अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। आपका एक एरिया जो है या एक आपका जो ब्लॉक है वो मेन का ब्लॉक होता है या मेन फंक्शन होता है। बाकी जो आपका एरिया होता है उसमें आप डिफरेंट फंक्शन डिफाइन कर सकते हो और वो डिफरेंट काम कर सकते हो।
ये एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जाम्पल हो सकती है, जिसमें हम स्टूडेंट से इनपुट स्टूडेंट का डेटा इनपुट भी करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी जीपीए कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, उसका गेट कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, एंड ऑन उसकी अटेंडेंस कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। तो जब प्रोग्राम रीड होना शुरू होगा, इट विल स्टार्ट विद मेन, एंड आफ्टर रीडिंग फ्यू लाइन्स इट विल गो टू इनपुट डेटा। तो जैसे ही इनपुट डेटा का फंक्शन को हम यहाँ चलाएंगे या कॉल करेंगे, तो ये इनपुट डेटा के कोड में एंटर हो जाएगा प्रोग्राम, और इनपुट डेटा में जो भी कोड है जिस तरीके का भी है वो उसको रन करेगा, एंड देन इट विल रिटर्न बैक टू मेन। ठीक है, मेन से वापस आएगा, फिर जो बाद की लाइन्स हैं उनको चलाएगा। उसके बाद जीपीए का हमने फंक्शन कॉल किया, हम जैसे ही जीपीए का फंक्शन कॉल करेंगे, कोड जो है वो जीपीए के फंक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो भी वैल्यू अगर रिटर्न करवाना चाहता है तो वो वैल्यू रिटर्न करवाएगा, एंड देन अगेन मेन में वापस आ जाएगा, और मेन की लाइन्स जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। देन फॉर एग्जांपल कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन, जैसे ही हम रन करेंगे कैलकुलेट ग्रेड में एंटर हो जाएगा, उसका स्पेसिफिक कोड जो है वो रन करेगा। जैसे ही वो कोड कंप्लीट हो जाएगा, मेन में वापस आ जाएगा और मेन का कोड रन करना शुरू हो जाएगा। देन अगेन कॉल अटेंडेंस के फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही आप कॉल अटेंडेंस के फंक्शन को कॉल करोगे, कॉल अटेंडेंस में कोड जो कंट्रोल है वो एंटर हो जाएगा, वहां की लाइंस को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, और फिर कंट्रोल दोबारा ट्रांसफर हो जाएगा मेन को, एंड इवेंचुअली जब तक मेन के लास्ट ब्रैकेट नहीं मिलेंगे, इस तरीके से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ थोड़ी हमने हाई लेवल एग्जांपल्स देखे हैं, लेकिन इनको एक एक को अब आगे समझते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ क्रिएटिंग अ फंक्शन। फंक्शन क्रिएट करने का सबसे पहला पार्ट जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप है। नाउ फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, या फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली एक सिंगल लाइन होती है जिसके अंदर तीन चीजें मौजूद होती है। नंबर 1 फंक्शन का नेम, ठीक है, नंबर 2 उसकी रिटर्न टाइप, एंड नंबर 3 उसकी पैरामीटर लिस्ट। प्रोटोटाइप जो है वो हमेशा सेमीकोलन से एंड हो रही होती है। आप फंक्शन प्रोटोटाइप में ये बता रहे होते हो कंपाइलर को कि आप किस तरीके का फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप क्या, उसका नेम क्या, उसके पैरामीटर लिस्ट जो है वो, उसकी डेटा टाइप कौन कौन सी है, ठीक है। लेकिन अगेन फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो मस्ट नहीं होती, इसको डिस्कस करेंगे हम। यूजली चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप आती है और कहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं आती। नाउ द सेकंड पार्ट इज डिफाइनिंग अ फंक्शन। इफ यू आर नॉट गिविंग फंक्शन प्रोटोटाइप, तो डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग एक ही बात हो जाएगी। जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो या फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो दोनों टर्म्स का मतलब एक ही हो जाएगा अगर आप फंक्शन प्रोटोटाइप क्रिएट नहीं कर रहे और दूसरे तरीके से फंक्शन क्रिएट कर रहे हो। तो बेसिकली फंक्शन डिफाइन करने के लिए अगेन हमें फंक्शन का नाम चाहिए, हमें फंक्शन की रिटर्न टाइप चाहिए, ठीक है, और हमें पैरामीटर्स लिस्ट चाहिए। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि रिटर्न टाइप से और पैरामीटर्स से हमारा क्या मकसद है। देन कम्स द फंक्शन बॉडी, ठीक है, जिस तरह हमने मेन की बॉडी क्रिएट की थी और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेन का कोड लिखा था, इस तरह हर फंक्शन का आप बॉडी क्रिएट करोगे और उसका कोड उसके बॉडी के अंदर आएगा। नाउ सबसे पहली बात फंक्शन डिक्लेरेशन का एक एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप कोई भी टाइप हो सकती है, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो या वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, जो कि फंक्शन रिटर्न कर सकता है, ठीक है। हर फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है या एक वैल्यू एज आंसर वापस भिजवा सकता है मेन को। तो जो आंसर वापस जाता है मेन को, जो या वैल्यू वापस जाती है मेन को, वो रिटर्न वैल्यू कहलाती है। यूजली हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है फंक्शन के अंदर, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे कि हम एक फंक्शन में जब रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू एक वैल्यू जो है वो वापस भिजवा सकते हैं, पर रिटर्न टाइप या रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी नहीं होती, ठीक है। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। तो अगर ऐसा फंक्शन आपके पास हो जो कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो, कोई भी वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो, तो हम उनकी स्टार्टिंग में वॉइड कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं। जो वॉइड कीवर्ड ये स्पेसिफाई करता है
कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। नाउ द सेकंड पार्ट, फंक्शन नेम, इट्स बेसिकली द एक्चुअल नेम ऑफ फंक्शन। इस पे वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने वेरिएबल्स के लिए पढ़े थे। इनके बीच में स्पेस नहीं आती, फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, या 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो सारे रूल्स वेरिएबल्स पे अप्लाई हो रहे थे, वो सारे के सारे रूल्स जब आपके फंक्शन नेम पे भी अप्लाई होंगे। नाउ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर बेसिकली अगेन सम वेरिएबल्स, ठीक है। यूजुअली ये वेरिएबल्स होंगे या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकती है कि कोई, बट दे एक्ट लाइक अ प्लेस होल्डर, ठीक है, टेम्पररी प्लेस होल्डर, जो कि फंक्शन के अंदर वैल्यू इनपुट करने के लिए, यानी वैल्यू लेकर आने के लिए होते हैं, ठीक है। इनपुट तो करनी कहेंगे, मतलब फंक्शन में जब आपको वैल्यू पास करवानी होती है, आपने एक फंक्शन को वैल्यू देनी होती है, तो आप जो है वो पैरामीटर्स जो है वो यूज करते हो। तो पैरामीटर करता क्या है, पैरामीटर जो है वो एक वैल्यू अपने पास स्टोर करता है, ठीक है, और वो वैल्यू जो है फंक्शन में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसको एज एग्जाम्पल प्रॉपरली आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा, उसको एग्जाम्पल में ही देखते हैं। अच्छा, फिर पैरामीटर लिस्ट का मतलब है, हमने वहाँ टर्म यूज किया पैरामीटर लिस्ट। इसका मतलब ये है कि देयर कैन बी मोर देन वन पैरामीटर, ठीक है, और उनका डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, और नंबर ऑफ पैरामीटर एक फंक्शन के ना डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक फंक्शन एक पैरामीटर ले, 2 पैरामीटर्स ले, 3 पैरामीटर्स ले, तो देयर कैन बी मोर देन वन पैरामीटर। इसलिए जो टर्म यूज की गई है यहाँ पे वो है पैरामीटर लिस्ट। नाउ अगेन पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। ऐसा हो सकता है कुछ फंक्शंस जो हैं उनमें पैरामीटर ना हो, तो जो मस्ट पार्ट फंक्शन का बन जाता है दैट इज ओनली फंक्शन नेम, ठीक है। एंड हमने पहले ही डिस्कस किया कि अगर रिटर्न टाइप ना हो तो हम उसकी जगह वॉइड लेते हैं। नाउ थर्ड चीज, सिग्नेचर एक टर्म है। जब आप रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट तीनों को इकट्ठा एक जगह पे लिखते हो, लाइन को जो है वो हम सिग्नेचर कहते हैं। सिग्नेचर के बिल्कुल नीचे जो है वो फंक्शन बॉडी आती है, ठीक है। फंक्शन बॉडी जो है वो ब्रेसेस से बन के बनती है और जिसके अंदर हम एक्चुअल कोड जो है वो लिख रहे होते हैं। तो इसको पिक्टोरिकल देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फंक्शन विच कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3, 2 पावर 4, जिस तरीके की पावर कैलकुलेट करवाना चाहो ये फंक्शन जो है वो कर सकता है। हम कभी कोड नहीं समझ रहे, ठीक है, कोड को हम बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल सिर्फ इसके हम इम्पोर्टेंट पार्ट समझ रहे हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन के हिसाब से कौन कौन से पार्ट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1, फंक्शन नेम। नाउ हियर द फंक्शन नेम इज रेज टू पावर, फंक्शन का नाम रेज टू पावर है। नंबर 2, रिटर्न टाइप। फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो इंट है, ठीक है। तो आपने इंट रिटर्न टाइप, इंट डेटा टाइप को एज अ रिटर्न टाइप यूज किया है। This is parameter list. There are 2 parameters. Number 1 is base, integer data type is key. Number 2 is x, which is basically stands for exponent. उसकी data type भी जो है वो integer है। Then this whole line जिसमें return type, function का नाम और parameter list आएगी, इस पूरी line को जो है वो हम signature कहेंगे। यानी ये जो आपकी whole line है, ये कंप्लीट लाइन जो है वो सिग्नेचर कहलाएगी। सिग्नेचर के बिल्कुल नीचे बॉडी आएगी। आपकी बॉडी स्टार्ट होती है इन कर्ली ब्रेसेस से और आपकी बॉडी जो है वो एंड होती है इन कर्ली ब्रेसेस से। बॉडी के अंदर जो है वो कोड आता है, जैसे मेन के अंदर लिखते थे, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ही है। देन द लास्ट थिंग इज रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट जो एक्चुअल में फंक्शन में से वैल्यू वापस भिजवा सकती है। नाउ सेकेंड चीज इज, जब आप फंक्शन क्रिएट कर लेते हो उसके बाद आपको फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन कॉल करवाना पड़ता है। नाउ फंक्शन कॉल करवाने का एक सिंपल वे है कि आप सिंपली फंक्शन का नाम लिखो, ठीक है, और उसको आर्ग्यूमेंट पास करो। यहाँ टर्म थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो आप फंक्शन को देते हो, जिसकी वजह से पैरामीटर्स इन आर्ग्यूमेंट्स को अपने पास सेव करते हैं और फिर उसके बाद पैरामीटर्स जो है वो फंक्शन के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो वैल्यू आप भिजवा रहे होते हो फंक्शन को वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है। पैरामीटर जो है वो फंक्शन कैच कर रहा होता है
और फिर उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। सो अगर एक फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करता हो, ठीक है, जैसे ये तो नॉर्मल कॉलिंग का तरीका है कि आप किसी भी फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर सकते हो, आप फंक्शन का नाम यूज कर सकते हो और आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, और अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो ये जगह खाली हो सकती है। दूसरा ये तरीका है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन कॉल करा रहे हो जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो आपको यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है जिसके अंदर डेटा कॉपी हो, उसके बाद फंक्शन नेम, ठीक है, एंड देन आपका आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली ये वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के अंदर जो है कॉपी हो जाती है। इसको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन सेम ही एग्जांपल है, एक फंक्शन है जो कि रेज टू पावर के नाम से हमने क्रिएट किया है। नाउ दिस होल जो फंक्शन का कोड है वो फंक्शन डिक्लेरेशन चलाएगी, ठीक है, और जो फंक्शन कॉल है वो यहाँ पर नीचे है, जिससे हमने क्या किया है कि एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है 3 एक्सपोनेंट। तो मैंने जैसे कहा कि एक वेरिएबल में आप कॉपी कर सकते हो, तो उस वेरिएबल की जो टाइप है वो सेम टाइप होनी चाहिए जो आपकी रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या रखी है, हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप यहाँ पे रखी है इंटीजर, ठीक है। सो अगर यहाँ फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है तो जिस वेरिएबल में आप फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो कॉपी कराना चाहते हो, उसकी डेटा टाइप भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ जब ये फंक्शन चलेगा तो उसकी आंसर जो है उसमें आएगी ना। इस फंक्शन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप रखी है इंटीजर, फंक्शन का नाम जो है वो रेज टू पावर है, इसके पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक बेस और एक एक्सपोनेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है रिजल्ट, जिसको वैल्यू दे दी है 1, ठीक है, ताकि वी नो कि अगर कोई भी नंबर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपस में, इसलिए रिजल्ट को पहले से ही हमने 1 कर दिया है, ताकि अगर फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो तो किससे मल्टीप्लाई हो, 1 से, और जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ एक लूप चलाया है, लूप जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन एक्सपोनेंट की वैल्यू तक चल रहा है। नाउ फॉर एग्जांपल बेस की वैल्यू आपने दी है यहाँ पर 3 और एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो हमने दी है यहाँ पर 4, ठीक है। तो जब फंक्शन को हम स्पेसिफिक केस के लिए चला रहे हैं कि हम बेस की वैल्यू दे रहे हैं 3 और एक्सपोनेंट की दे रहे हैं 4, तो ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप चलेगा लेस देन 4 तक। तो बेसिकली इस लूप को चलना है 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, क्योंकि 4 तक पहुंच नहीं सकेगा। तो एक्चुअली लूप कितनी दफा चलेगा, 0 से लेकर 3 तक 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, इस बोर्ड को चेंज भी कर सकते हो आप, इसको यहाँ 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट तक भी चला सकते थे। लॉजिक आपकी मर्जी होती है, आप जिस तरह मर्जी क्रिएट करो। तो अगर हम यहाँ पे 0 हटा दें और इसकी बजाय 1 से स्टार्ट करें और लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट तक जाए तब भी ये लूप स्टार्ट हो। बट बेसिकली हमारा टास्क क्या है, लूप को 4 दफा चलाना। अब वो जिस तरीके से भी आप चलाओ, तो करे क्या, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करे बेस से, ठीक है, और आंसर जो है वो रिजल्ट के अंदर चेंज कर दे। रिजल्ट की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1, बेस की वैल्यू क्या है, 3, तो फर्स्ट टाइम 1 इंटू 3, वैल्यू क्या हो जाएगी रिजल्ट की, 3। तो नेक्स्ट टाइम जब चलेगा रिजल्ट की वैल्यू होगी 3, बेस की वैल्यू है 3, 3 3 जा, रिजल्ट की न्यू वैल्यू जो है वो बन जाएगी 9, ठीक है। अभी ये 2 दफा चला है। थर्ड टाइम जब चलेगा रिजल्ट की वैल्यू होगी 9, ठीक है, 9 3 जा 27, तो रिजल्ट की न्यू वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 27। नेक्स्ट टाइम जब चलेगा रिजल्ट की वैल्यू होगी 27, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो रिजल्ट की जो न्यू वैल्यू है वो बन जाएगी 81। तो जो फाइनल वैल्यू रिजल्ट की हमें यहाँ पे रिटर्न होगी वो होगी 81। तो जब ये रिटर्न रिजल्ट स्टेटमेंट चलेगी तो ये 81 बाय, बिकॉज हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप दी है रिटर्न करने के लिए, तो ये 81 फंक्शन रिटर्न करेगा। नाउ फंक्शन की वर्किंग तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हम इस फंक्शन को चला कहाँ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको रन करने के लिए
आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम आपने दिया 3 एक्सपोनेंट 4। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे वही रखना है जो आपने ऊपर यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है, नीचे भी फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद उसकी फर्स्ट वैल्यू, बेस की वैल्यू हमने दी है 3 और एक्सपोनेंट की वैल्यू हमने दी 4। तो बेसिकली ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है 3 पावर 4, ठीक है। तो 3 पावर 4 का जो रिजल्ट है वो क्या है, 81। तो ये स्क्रीन पे आपको 81 जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो बेसिकली जो 81 है उसकी वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू किस में कॉपी करवाएगा, इस 3 एक्सपोनेंट 4 वेरिएबल के अंदर। और जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपको यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट 4 की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, 81 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है वो एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा है स्टार लाइन। और ये स्टार लाइन फंक्शन का काम ये है कि वो स्क्रीन पे जो है वो लाइन ऑफ स्टार्स प्रिंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली लाइन जो है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या डिस्कस किया कि सबसे पहली चीज क्या आएगी, फंक्शन का नाम, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम जो है वो है स्टार लाइन। सेकेंड चीज जो हमने कहा था वो होनी चाहिए रिटर्न टाइप, और क्योंकि इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हमने उसकी जगह क्या लिखा है, वॉइड, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर नहीं एग्जिस्ट करते, डजंट मैटर, हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप ऑप्शनल होती हैं, आप चाहो तो भले ना दो। तो ये हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो ना कोई वैल्यू एज अ आर्गुमेंट देता है और ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन का वर्किंग देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमने प्रोटोटाइप क्यों दी है, क्योंकि इसके प्रोटोटाइप के फौरन बाद जो है वो मेन का कोड आ रहा है, ठीक है। आपने प्रोटोटाइप के बाद मेन का कोड दिया है और फंक्शन का कोड जो है वो आपने नीचे से लिखा है। तो नाउ दैट्स द थिंग, अगर आप फंक्शन जो है वो मेन के बाद बनाते हो, ठीक है, फंक्शन का कोड अगर मेन के बाद आ रहा है तो आपको फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन से पहले उसकी प्रोटोटाइप देनी लाजमी हो जाती है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपका कोड जो है वो मेन फंक्शन के बाद लिख रहे हो फंक्शन का, ठीक है, जो आप अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हो उसका कोड मेन के बाद है, तो आपकी प्रोटोटाइप जो है वो मेन के पीछे देनी लाजमी हो जाती है, ठीक है, ताकि मेन में जब ये स्टार लाइन यहाँ पर यूज हो तो मेन कंफ्यूज नहीं हो कि ये स्टार लाइन क्या है, तो पहले से पता हो कि हाँ ये लाइन मैंने ऊपर यहाँ पढ़ी है, ये स्टार लाइन है एंड somebody will give me the code of it, ठीक है, ये नीचे कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ हुआ होगा। तो इस तरह मेन की कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, कंपाइलर की कंफ्यूजन खत्म हो जाती है अगर आप ऊपर फंक्शन डिक्लेयर करते हो। अच्छा, अब फंक्शन का वर्किंग हम पहले समझते हैं, ठीक है, हमेशा आप यही करेंगे, हम पहले फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन करता क्या है, फिर हम उसको देखेंगे कि कॉल करवाने पे वो क्या कर रहा है। तो ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है, जस्ट क्रिएटिंग अ लूप जो के 45 टाइम्स चल रहा है, ठीक है, 0 से लेकर 45 टाइम तक ये लूप चल रहा है और स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर रहा है, स्टैटिक, ठीक है। तो इसका कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है, सिंपली ये है कि 45 टाइम्स जो है वो स्टैटिक स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है एंड उन स्टैटिक के बाद एक एंटर यानी एंटर प्रेस कर रहा है, न्यू लाइन पे आ रहा है। तो इसको कॉल कहाँ का करवाया हमने, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको कॉल करवाया। तो इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हमसे फंक्शन का नाम, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स जो कि लाजमी है और सेमीकोलन, ठीक है। आपसे फंक्शन का नाम दोगे, उसके ये सर्किल ब्रैकेट्स दोगे और सेमीकोलन दोगे, फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे तो कहाँ कौन सा कोड चलना शुरू हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमने पीछे पिक्टोरिकल भी देखा कि जब जैसे जैसे जो जो फंक्शन कॉल होता है कंट्रोल ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के कोड पे ट्रांसफर हो जाता है, ये वाला कोड चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ये फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, कौन सी लाइन चलाएगा, हेलो एवरीवन, ठीक है, स्क्रीन पे हेलो एवरीवन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टार लाइन का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, जैसे ही स्टार लाइन का फंक्शन दोबारा कॉल होगा फिर ये वाला कोड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये कोड चलेगा और स्क्रीन पे जो है वो गेम 45 स्टार्स जो है वो प्रिंट कर देगा। देन फिर आपने ये कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाई हैं,
ठीक है, सी आउट है सिंपल, एंड आखिर में फिर से दोबारा आपने स्टार लाइन को कॉल किया। तो लास्ट में जैसे ही स्टार लाइन दोबारा चलेगा फिर ये वाला कोड जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सबसे पहले जो है वो स्टार लाइन प्रिंट हो रही है, फिर हेलो एवरीवन आ रहा है, फिर स्टार लाइन प्रिंट हो रही है, एंड देन आवर टेस्ट जो हमने बीच में लिखा जो प्रिंट हो, और उसके बाद आखिर में स्टार लाइन प्रिंट हो रही है। तो अगर ये स्टार लाइन हमें बगैर फंक्शन के प्रिंट करवानी होती तो हर जगह हमें ये लूप और सी आउट की स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ती। तो हमने अपना पहला गोल अचीव किया, ये कि हमें रीयूजेबिलिटी मिल गई। हम एक कोड एक दफा लिखें और उसको बार बार जो है वो इस्तेमाल कर सकें। नाउ अब इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका कोई आर्गुमेंट ये नहीं ले रहा और हर दफा 45 टाइम्स ही चला रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहो, आप ये चाहते हो कि हर दफा 45 टाइम्स ना चले, इसके बजाय हम इसको एक आर्गुमेंट देते हैं विच इज इंटीजर n। ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स चले, बजाय 45 टाइम्स चलने के हर दफा ये n नंबर ऑफ टाइम्स चले। अब इस n की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस n की वैल्यू आएगी उस वक्त जब इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो इस वक्त n की वैल्यू क्या है? वी डोंट नो। इस वक्त ये फंक्शन कितनी दफा चलेगा, लूप कितनी दफा चलेगा, वी डोंट नो। हाउ कैन वी नो? जब हम इसको कॉल करवाएंगे। तो अब फंक्शन कॉल करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप स्टार लाइन को नंबर ऑफ स्टार्स बताओगे कि वो कितने स्टार्स प्रिंट करे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग अंदर 45 स्टार 40 स्टार्स प्रिंट करें। ठीक है, सेकंड हेलो के बाद थोड़ी सी छोटी लाइन आए, मीन से 30 स्टार प्रिंट्स हो, एंड फाइनली जो लास्ट लाइन है उसके अंदर भी 40 स्टार्स प्रिंट हो। तो इस तरीके से हमने पहली बात तो एक आर्गुमेंट बढ़ा दिया विच इज इंटीजर n। ठीक, वन पैरामीटर बढ़ा दिया, ठीक है, विच इज इंटीजर n। और फिर हमने आर्गुमेंट पास करवाया जब भी हमने फंक्शन कॉल करवाया। तो जैसे ही आप आर्गुमेंट पास करवाओगे ये 40 किसमें कॉपी हो जाएगा? n में। और जब ये वाली लाइन 16 चलेगी तो ये लूप कितनी दफा चलेगा? 40 टाइम्स। लेकिन जब लाइन 10 पे ये फंक्शन चलेगा, 30 वैल्यू जाएगी, तब ये लूप कितनी दफा चलेगा? 30 टाइम्स। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकेगा। एंड फाइनली जो आपने ऊपर प्रोटोटाइप दी है उस प्रोटोटाइप में भी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अब जो आपकी फंक्शन की डिक्लेरेशन है वो डिफरेंट है, उसकी रिटर्न टाइप तो वॉइड है। ठीक है, इसका नाम सेम है, लेकिन अब वो एक पैरामीटर जो है वो इनपुट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मेंशन यहाँ पे भी करना पड़ेगा, चाहे इस तरीके से कर दो, इंटीजर n कर दो, देयर इज अनदर वे। ठीक है, आप इस तरीके से भी प्रोटोटाइप दे सकते हो। दोनों वेज में से कोई भी वे आउट आप यूज कर सकते हो, दोनों वे आउट जो है वो सही है। तो इसको रन करते हैं। नाउ सी, थोड़ा सा आउटपुट जो है वो डिफरेंट हो गया। ऊपर वाली लाइन जो है 40 स्टार प्रिंट कर रही है, सेकेंड लाइन हमने 30 स्टार प्रिंट करवाए हैं, और जो लास्ट लाइन है वो सिर्फ अगेन 40 स्टार प्रिंट कर रही है। ओके, नाउ इस फंक्शन की वर्किंग फिर से चेंज करते हैं। तो हर दफा स्टार्स ही क्यों? ठीक है, व्हाई डोंट वी गिव हिम डिफरेंट, व्हाई डोंट वी गिव इट डिफरेंट कैरेक्टर्स, और वो हर दफा डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करके दे। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अगेन एक आर्गुमेंट बढ़ाना पड़ेगा। आपको अब की दफा क्या चाहिए? कैरेक्टर्स चेंज करना। तो जो आर्गुमेंट है या जो पैरामीटर है उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? कैरेक्टर। और इसको नाम दे दो कोई भी, जिसकी हम CHE देते हैं, जिसकी हम CHE देते हैं तो हम इसको CHE दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें सी आउट में ये डायरेक्ट प्रिंट करवाने के बजाय क्या प्रिंट करवाना है? CH। ठीक है, यानी यहाँ पे यूजर जो भी कैरेक्टर दे ये उस कैरेक्टर को कैच करे और यहाँ पे वो कैरेक्टर जो स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवाए। अगेन अगर हमने यहाँ चेंज की है तो फिर हम आर्गुमेंट भी डिफरेंट तरीके से देंगे। हम यहाँ पे 40 के बाद कॉमा दे सकते हैं। देखो यहाँ पे भी कॉमा से सेपरेट करना लाजमी है, तो आर्गुमेंट देते हुए भी कॉमा जो है वो लाजमी दोगे। और क्योंकि हमने कैरेक्टर इनपुट देना है तो हम सिंगल कोटेशन के अंदर दे सकते हैं।
तो सिंगल कोटेशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डबल इक्वल टू का साइन प्रिंट कर दे, ठीक है, और यहाँ पे हम आर्गुमेंट चेंज कर देते हैं कि वो सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो हैश प्रिंट कर दे, ठीक है, आर्गुमेंट हैश दे देते हैं, और यहाँ पे जो है वो आर्गुमेंट हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर, ठीक है। अगेन जिस तरीके से हमने आर्गुमेंट चेंज किए फंक्शन, यहाँ पे प्रोटोटाइप भी फिर चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे आप एक कैरेक्टर जो है वो ऐड कर दें। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हो वेरिएबल नेम भी तो आप भले कर दो, डजंट मैटर, वेरिएबल्स नेम दो या ना दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो है वो आउटपुट चेंज हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्कोर वाली लाइन हमने की थी तो हेलो एवरीवन के ऊपर वो है, फिर हमने हैश वाली लाइन प्रिंट करवाई है, एंड देन फाइनली जो है वो हमने ये इक्वल टू के निशान वाली जो लाइन है वो प्रिंट करवाई है। तो हम डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें दिए हैं, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग तरीके से प्रिंट करके हमें दिखा रहा है और डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो प्रिंट कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में सबसे पहली चीज तो हमने ये चेंज की है कि जो फंक्शन है वो हमने डिक्लेयर किया है मेन से पहले, ठीक है। तो फंक्शन का कोड जो है वो मेन से पहले कर दिया है। तो ना ऑब्जर्व कि जब फंक्शन का कोड मेन से पहले आ रहा है तो प्रोटोटाइप बीच में से खत्म हो गई है, ठीक है। तब हमें प्रोटोटाइप देने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है वो फंक्शन को यहीं पर डिक्लेयर करें। तो वो जो फर्स्ट लाइन थी जो सेमीकोलन वाली वो यहाँ से अब निकाल दी गई। तो फंक्शन जो है उसका नाम है LBS केजी, ठीक है, बेसिकली पाउंड टू किलोग्राम कन्वर्टर। रिटर्न टाइप इसकी क्या है, फ्लोट। रिटर्न टाइप फ्लोट क्यों है, क्योंकि वैल्यूज हमारी ऑब्वियसली पॉइंट्स में आएंगी, तो जब पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी तो उसको हैंडल करने के लिए हमारी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट। एक आर्गुमेंट ये इनपुट दे रहा है विच इज पाउंड, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, क्योंकि अगेन पाउंड आप फ्लोट में भी दे सको, पॉइंट्स की वैल्यू पॉइंट्स वैल्यू पाउंड में पॉइंट वाली वैल्यू भी दे सको, ठीक है। तो इवेंचुअली जो भी पाउंड की वैल्यू आएगी ये क्या करेगा, उस पाउंड की वैल्यू को 0.45359 से मल्टीप्लाई करके आंसर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ फ्लोट उसके अंदर सेव कर देगा एंड इवेंचुअली आंसर को जो है वो रिटर्न करवा देगा। तो नाउ यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है, एक वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न कीवर्ड के थ्रू हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं और वैल्यू की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। अच्छा, मेन में अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जाम्पल तो वेरिएबल्स क्रिएट किए अगेन विथ LBS एंड LBS स्टैंड फॉर पाउंड एंड KG स्टैंड फॉर किलोग्राम। तो एंटर वेट इन पाउंड, मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाए, इनपुट कर ले LBS के अंदर वैल्यू, एंड देन यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पावर वाली देखी, जिस तरीके की सेम एग्जाम्पल है। नाउ LBS टू KG फंक्शन कॉल हुआ, इसको हमने क्या पास करवाया है, LBS, ठीक है, एज आर्गुमेंट हमने LBS की वैल्यू भिजवाई है। इस पर क्या वैल्यू होगी वी डोंट नो, जैसे प्रोग्राम को चलाएगा LBS की जो भी वैल्यू देगा वही वैल्यू इसके अंदर जो है वो जाएगी एंड इवेंचुअली वो जो आंसर LBS फंक्शन रिटर्न करेगा वो आंसर किसमें सेव हो जाएगा, KG के अंदर। तो फिर हम वेट इन किलोग्राम इज KG जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। एंटर वेट इन पाउंड, फॉर एग्जाम्पल 45, so the weight in kilogram is 20.4116। now इस प्रोग्राम को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। नंबर 1, ये जो वेरिएबल है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर वेरिएबल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न की जो स्टेटमेंट है उसके आगे हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें क्या आंसर है, 0.453592 से पाउंड मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अगर हम ये यहाँ से निकाल के यहाँ रखते हैं तो और यहाँ से इस वेरिएबल को ख़त्म कर दें तो बात एक ही है, ठीक है। अब की दफ़ा आप क्या रिटर्न करवा रहे हो, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो ज़्यादा तो भले ब्रैकेट में बंद कर दो, अपनी क्लियरिटी के लिए, अदरवाइज ब्रैकेट जरूरी नहीं है। तो आप क्या करवाना चाह रहे हो, आप
पाउंड को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उस नंबर से और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को वो रिटर्न कर दे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। इससे एक वेरिएबल हमारा बच गया। तो रन करते हैं। अगेन 45 20.4 आंसर सेम आ रहा है। नाउ लास्ट थिंग कि यहाँ पे जो इसको कॉल करवाने का तरीका है, यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो एक वेरिएबल सेव कर सकते हैं, वो है केजी। ठीक है, हमसे प्रिंट करवा रहे हैं केजी की वैल्यू, आगे कहीं इस्तेमाल तो हो नहीं रही। तो अगर आप केजी की वैल्यू आगे कहीं यूज नहीं करना चाहते तो केजी वेरिएबल क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं। आप इसके बजाय इस फंक्शन की जो कॉलिंग है वो यहाँ से हटाओ और इस केजी की जगह फंक्शन की कॉलिंग डायरेक्ट सी आउट में जो है वो पेस्ट कर दो। तो इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने वेटेज प्रोग्राम प्रिंट करवाया और उसके बाद LBS टू केजी डायरेक्ट जो है वो सी आउट में प्रिंट करवा दिया। ये हम पहले भी स्क्वायर रूट में भी देख चुके हैं तो मैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगेन 45 आंसर इज सेम। So we have saved two variables. Now let's start example number 3. Example number 3 जो है वो उसमें एक सिंपल सा फंक्शन है जिसके अंदर हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर इवन हो तो फंक्शन उसको प्रिंट कर दे, अदरवाइज प्रिंट ना करे। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन का नाम रखा है प्रिंट नंबर इफ इवन। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इस नाम को छोटा भी कर सकते हो। फंक्शन कुछ रिटर्न करवा रहा है नहीं, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है, मीन्स हम रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ फंक्शन को प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे। इनपुट क्या देंगे? डेफिनेटली नंबर। हम नंबर को ही चेक करवाएंगे ना कि वो इवन है या नहीं। तो सिंपली कोड सिंपल है, सिंपली क्या करे, फंक्शन को नंबर को डिवाइड करे 2 से। अगर रिमाइंडर जो 1 आ जाता है तो खाली रिटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। तो बेसिकली ये फंक्शन, ये प्रोग्राम हम कर क्यों रहे हैं, हम इसी रिटर्न को डिस्कस करने के लिए कर रहे हैं। रिटर्न का कीवर्ड आप उन फंक्शंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हो जिनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज ये कि रिटर्न का कीवर्ड ऐसे फंक्शन के साथ इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हम इन फंक्शन को बंद करना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 1 आ जाए, इट मीन्स इट्स ऑड नंबर, तो ये कुछ ना करे, इस फंक्शन को बंद कर दे। ठीक है, स्टॉप कर दे। तो यहाँ से स्टॉप करवाने के लिए आप रिटर्न का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। सो इफ समथिंग हैपन देन रिटर्न मीन्स कि आप फंक्शन को स्टॉप कर दो। अदरवाइज अगर दिस नॉट हैपन कि रिमाइंडर 1 नहीं आया तो क्या करे, इवन नंबर आपका मैसेज प्रिंट करे, इवन नंबर, और नंबर इस नंबर की वैल्यू जो स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। यानी कि इसको यूज करने का तरीका वही हमने क्रिएट किया है, इनपुट किया इसके अंदर, एंड देन एक्स को हमने पास करवाया और फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसा फंक्शन है कि कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो आप इसको डायरेक्ट नाम लिखकर कॉल करवा सकते हो। सिर्फ आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा एक्स, इसकी वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से ये बिहेव करेगा। तो आउटपुट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 45 कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये और नंबर है। दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 44 इवन नंबर है, जैसे कह दिया इवन नंबर और नंबर है 44 स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो नाउ वी नो कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फंक्शन को बंद करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है और ऐसे फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है जिनकी कोई भी रिटर्न टाइप ना हो। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 जो है वो सेम प्रोग्राम ही है, रेज टू पावर वाला, लेकिन थोड़ी सी इसमें और चेंजेस किए हैं। रीजन ये है कि जब आप रेज टू पावर फंक्शन यूज करने की बात करते हो तो आप ये चाह रहे होते हो कि आप जो भी नंबर दो वो आप उसको पावर कैलकुलेट करके दे, और पावर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है। ठीक है, तो ये वो सेम फंक्शन ही है, हमने बेस दी है, एक्सपोनेंट दी है, दो दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब की दफ़ा रिटर्न टाइप हमने डबल कर दिया है विच इज़ द मैक्सिमम डेटा टाइप, और रिजल्ट के लिए भी हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो डबल टाइप कर दिया है क्योंकि रिजल्ट वो वेरिएबल है जो अपने अंदर सारी मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेगा। तो बाकी कोड सेम ही है, वही सेम लूप है, जितनी एक्सपोनेंट दोगे उतनी दफ़ा वो लूप चलेगा। रिजल्ट के अंदर बेस को मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकालता रहेगा एंड इवेंचुअली रिजल्ट को जो है वो रिटर्न कर देगा। लेकिन अब क्योंकि हम फंक्शन को चेक करना चाह रहे हैं प्रॉपरली, तो हमने
बी एन एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट तो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, बेस में भी वैल्यू इनपुट ली है, एक्सपोनेंट में वैल्यू इनपुट ली है, एंड बेस और एक्सपोनेंट को इस तरीके से पहले बी की वैल्यू दे, फिर पावर का साइन दे, फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू दे, फिर इक्वल टू थोड़ा सा तरीके से। लेकिन जो एक चीज न्यू और ऐड की है वो है सेट iOS फ्लैग iOS 6। हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये फ्लैग क्या कर सकता है, ये फ्लैग जो है वो मेक श्योर करता है कि जो रिजल्ट आए उसमें एक्सपोनेंट ना नजर आए। ठीक है, तो क्योंकि रिजल्ट बहुत जब बढ़ जाते हैं तो आपके जो रिजल्ट है वो एक्सपोनेंट में नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंट में रिजल्ट हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट पॉइंट्स में ही नजर आए। इसके लिए जो है वो हमने ये सेट iOS फ्लैग यूज किया है, एंड जो फंक्शन है वो उसके बाद कॉल करवाया रेज टू पावर बी एन ई एक्स। इसको बी एन ई एक्स पास करवाया, जो भी वैल्यू हम देंगे वो इस फंक्शन के पास जाएगी और जो भी रिजल्ट है वो उसकी जगह यहाँ पर हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो रन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल 3 पावर 4 81 है, लेकिन क्योंकि डेटा टाइप डबल है इसलिए वो 0.000 जो है वो आगे शो कर रहा है। सो 881 जो है वो सही आंसर डिस्प्ले कर रहा है। 0.00 डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि डबल डेटा टाइप है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा चलाते हैं। अगर हमारी वैल्यूज बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल 20 पावर 10, तो 20 पावर 10 जो है वो आंसर दे रहा है 1024000। ठीक है, इसका आंसर यही बनता है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से नजर आता है। तो अगर हम वो फ्लैग हटा दें, इस लाइन को हम कमेंट कर दें, दोबारा रन करें, तो आपको ये सेम आंसर जो है वो एक्सपोनेंट में शो करेगा। दैट इज 1.024 इंटू 10⁻13। तो दोनों तरीकों से जो वो आंसर आप देख सकते हो। पिछले तरीके से भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डबल नहीं था, जैसे इवन अगर इसको हम लॉन्ग भी करते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि लॉन्ग बड़ी डेटा टाइप है अगर, तो स्टिल अगर हम 20 पावर 10 दें तो उसका आंसर वो सही नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसकी रेंज ही इतनी है। ठीक है, लॉन्ग नंबर जो है और इंटीजर बेसिकली सेम रेंजेस के हैं, तो उनकी रेंज जो है वो कम है और इसकी वजह से वो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं दे पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों डेटा टाइप्स जो है वो डबल है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग एरे टू फंक्शन। जिस तरीके से आप नॉर्मल डेटा टाइप जो है वो फंक्शन को पास कर सकते हो, उसी तरीके से एरेज भी जो है वो फंक्शन को पास करवाए जा सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जिनमें एरे आर्ग्यूमेंट आप पास करो, उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है। सिर्फ ये कि आप जो आर्ग्यूमेंट दोगे उसमें एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज दे सकते हो। सो बाकी डेटा टाइप उसी तरीके से आती है जैसे बाकी वेरिएबल्स जिस तरीके से हमने पास करवाए हैं उसमें आती है। सिर्फ जो है वो ये फर्क हो जाता है कि हम एरे का नाम और ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज देते हैं। अगर वो डबल डायमेंशन एरे हो, ठीक है, तो उसमें आप इस तरीके से जो प्रोटोटाइप है उसको भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो हमने प्रोटोटाइप के दोनों वे डिस्कस किए थे। एक में हम वेरिएबल नेम दे सकते हैं और एक में हम वेरिएबल नेम जो है वो नहीं देते। तो दोनों वेज में आप जो है वो इस तरीके से, अगर आप वेरिएबल नेम नहीं देना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, भले सिंगल डायमेंशन एरे हो या डबल डायमेंशन एरे हो, अगर आप वेरिएबल नेम नहीं देना चाहते तो सिर्फ डेटा टाइप आएगी और डेटा टाइप के बाद ये दो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो उसका साइज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों तरीकों से जो है वो डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप दे सकते हो। एंड सेकेंड वे हमारे पास ये भी है कि अगर हम साइज मेंशन ना करना चाहें, ठीक है, तो हम इस तरह खाली ब्रैकेट देकर भी जो है वो डिक्लेरेशन कर सकते हैं। हम सिर्फ डेटा टाइप दें, एरे का नाम दें और खाली ब्रैकेट दे दें। तो जो भी वे आउट फिजिबल लगे आप इन तीनों में से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। आइदर आप डेटा टाइप दो, एरे का नाम दो और साइज दो, या फिर आप डेटा टाइप दो और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो है वो एरे का साइज दे दो, या फिर आप डेटा टाइप दो, एरे का नाम दो और साइज ना मेंशन करो। अच्छा, इसके अलावा डबल डायमेंशन एरे में जो है वो एक चीज ऑप्शनल है, ठीक है, वो है फर्स्ट डायमेंशन। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन ऑप्शनल होती है। अगर आप डबल डायमेंशन एरे जो है वो उसमें साइज नहीं देना चाहते तो आप सिर्फ फर्स्ट साइज को, फर्स्ट जो डायमेंशन है उसको स्किप कर सकते हो। सेकंड डायमेंशन देनी जो है वो
लाजमी, ठीक है। तो फर्स्ट डायमेंशन से उसको ये तो साइज ऑफ एरे तो नहीं पता लगता, लेकिन सेकंड डायमेंशन से उसको ये जरूर बताना पड़ता है कि हर सिंगल एलिमेंट के अंदर जो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, या हर रो के अंदर कितने कॉलम्स जो हैं वो मौजूद हैं, ये वैल्यू जो है वो देनी पड़ती है। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है डिस्प्ले, और उसको प्रोटोटाइप जो दी है हमने, फंक्शन प्रोटोटाइप जो दी है, उसके अंदर जो वे आउट यूज किया है वो हमने ये वाला यूज किया, क्योंकि बाकी सारे वे आउट जो हमने डिस्कस किए हैं वो तो ऑब्वियसली थोड़े से कॉमन है, लेकिन ये वाला जो वे आउट है, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट था, इसलिए हम यही वे आउट यूज कर रहे हैं ताकि ये प्रूफ भी हो सके कि किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप में उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मीन्स ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम जो है वो डिस्प्ले है, क्योंकि ये एरे को डिस्प्ले करवाने के लिए, और फंक्शन जो है वो एक डबल डायमेंशन एरे एज अ आर्ग्यूमेंट दे रहा है। जिस तरीके से आप डबल डायमेंशन एरे देते हो उसी तरीके से आप सिंगल डायमेंशन एरे भी दे सकते हो। बाकी उसको यूज करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे एरे को यूज करने का तरीका रहा है। फिर हमने सेमीकोलन दिया है प्रोटोटाइप को एंड करने के लिए। अच्छा, देन मेन में आपने एक एरे क्रिएट किया है विच इज 3 by 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। जो एलिमेंट है उसके अंदर स्पेस जो है वो स्टोर करवाई है। तो फर्स्ट रो के अंदर 3 स्पेसेस, देन सेकंड रो के अंदर 3 स्पेसेस, एंड देन थर्ड रो के अंदर जो है वो 3 स्पेसेस स्टोर करवाई है। देन जिस तरीके से डबल डायमेंशन को एक्सेस करने के लिए हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं, हम वही नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, एक आई के लिए और एक जे के लिए चल रहा है। आई वाला जो है वो भी 3 टाइम्स चल रहा है, और जे वाला जो है वो भी 3 टाइम्स चल रहा है। तो ये लूप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डबल डायमेंशन एरे के, किस तरीके से काम करते हैं। हमें फर्स्ट डायमेंशन के लिए 0 से लेकर लेस देन तक एक लूप चलाना पड़ेगा, और सेकंड डायमेंशन के लिए भी 0 से लेकर लेस देन 3 तक एक लूप चलाना पड़ेगा। अब इस लूप में करे क्या, सबसे पहले तो वो इस फंक्शन को कॉल करे। तो क्योंकि अभी हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, तो जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि फंक्शन क्या करता है, आगे कोड को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाने के लिए आपने डिस्प्ले फंक्शन का नाम यूज किया है, उसके बाद उसको जो है वो एरे पास करवाया। जब यह एरे पास करवाओगे तो एरे पास करवाने के लिए आपको वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पर एरे का नाम देना है, ठीक है। तो जो आप एरे का नेम दोगे और ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर नहीं दोगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एरे का नेम जैसे ही दोगे ये एरे पास हो जाएगा इस फंक्शन को। यहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन दी है। फंक्शन की अगेन रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है, फंक्शन का नाम डिस्प्ले है। अब यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर, उसके बाद एरे का नाम, यहाँ एरे का नाम क्या दिया हुआ है, ए। तो जो आपकी डेफिनेशन है उसमें आपको नेम देना लाजमी हो जाता है, लेकिन जो आपकी डिक्लेरेशन है उसमें आप नेम को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ ए दे रहे हो, ठीक है, एरे का नाम, और उसके बाद उसकी लेंथ दे रहे हो कि कितनी लेंथ एग्जिस्ट करती है। तो अगर लेंथ आपने ऊपर स्किप की है तो यहाँ पे भी स्किप कर सकते हो, अगर लेंथ आपने ऊपर मेंशन की है तो यहाँ पे भी आपको लेंथ मेंशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी आउट बैकस्लैश एन मीन्स 3 दफा एंटर प्रेस करे, उसके बाद ये लाइन प्रिंट कर दे, देन अगेन एक दफा एंटर प्रेस करे, उसके बाद ये आपके जो लूप है डबल डायमेंशन एरे के लिए नेस्टेड लूप वो चले, सेम लूप है जो जैसा ऊपर है, ठीक है। लूप जो है वो क्या करेगा, 0 से लेकर 3 टाइम्स आई के लिए और 0 से लेकर 3 टाइम्स जे के लिए। अच्छा, फिर इस लूप में आपने क्या करवाया है कि एक लाइन प्रिंट करे, कि ये सिंबल है, ये सिंबल जो है वो कीबोर्ड में जो स्ट्रेट लाइन है और वाला सिंबल है वो है, ने वो लिया है, और आई और जे की, ए ऑफ आई और जे की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दे। तो एरे का हर जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। फिलहाल स्टार्टिंग में तो एरे की वैल्यू क्या है, खाली है बिल्कुल, सारे जो उसके एलिमेंट्स है वो एम्प्टी 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 है। तो इट विल जस्ट प्रिंट दिस लाइन एंड एम्प्टी वैल्यू, देन दिस लाइन एंड एम्प्टी वैल्यू। तो जब ये इनर लूप खत्म होगा, ठीक है, आउटर लूप में जाने से पहले, ठीक है, आउटर लूप में जाने से पहले अगेन एक लाइन है, बैकस्लैश एन है, ठीक है, उसके बाद ये डैशेस है, और देन 2 बैकस्लैश एन है।
तो बेसिकली ये एक पूरा का पूरा बोर्ड क्रिएट करने के लिए फंक्शन लिखा गया है, जो कि एक पॉपुलर गेम टिक टैक टो का बोर्ड जो है वो स्क्रीन पर क्रिएट कर देगा। अच्छा, देन डिस्प्ले का फंक्शन में समझ में आ गया किससे ये क्या कर रहा है, एरे को डिस्प्ले करवा रहा है। डिस्प्ले करवाने के बाद एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, प्लीज एंटर एक्स और ओ। ठीक है, अगर आप क्रॉस प्रेस करोगे, एक्स प्रेस करोगे तो एक्स प्रिंट हो जाएगा, अगर आप ओ प्रेस करोगे तो ओ प्रिंट हो जाएगा। देन सीन एरे ऑफ आई एन जे, तो ये वन बाय वन जो है वो जो डबल डायमेंशन एरे उसके अंदर आपसे वैल्यू इनपुट लेता रहेगा। देन हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है सिस्टम और उसको पास करवाया CLS। बेसिकली डेव के अंदर आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है CLR SCR फंक्शन जो है वो नहीं यूज कर सकते, वो आप टर्बो सी में इस्तेमाल किया करते थे, जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता था। सो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक दफ़ा डिस्प्ले करवाए, एरे की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करवाए, जिसका हमने नीचे डिस्प्ले करवाई है। उसके बाद जब हम एंटर करें कुछ भी, तो उस एंट्री के बाद जो है वो स्क्रीन को पहले दोबारा जो है वो क्लीन कर दे। ठीक है, स्क्रीन क्लीन करने के बाद फिर दोबारा एरे की वैल्यू जो है वो जिसका डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करे और एरे को दोबारा प्रिंट करे। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये CLS फंक्शन क्या करेगा, स्क्रीन को जो है वो क्लियर कर देगा। तो रन करते हैं। नाउ रन करते ही आपको स्क्रीन पे जो है वो इस तरीके का बोर्ड जो है, यही बोर्ड हम डिजाइन करना चाह रहे थे, बोर्ड डिजाइन करके दे देगा। देन आपको कहेगा कि प्रेस एक्स और ओ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स दे के एंटर करते हो तो बोर्ड दोबारा पिछला वाला क्लियर हो गया, दोबारा क्रिएट हुआ और एक्स की वैल्यू जो है वो अपनी जगह पे आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोबारा एक्स देते हो तो एक्स आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यू, आप एक्स दे रहे हो या ओ दे रहे हो, ये डिफरेंट वैल्यूज जो है वो बोर्ड पर सेट हो जाएंगे। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से आप ये बोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हो और डिफरेंट एक्स और ओ की वैल्यूज को डिफरेंट जगह पे प्लेस कर सकते हो। ओके, नाउ जो है जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डबल डायमेंशन एरे में अगर हम साइज ओमिट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो है वो सेकंड वाला साइज देना मस्ट होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्लाइड में। फर्स्ट वाले साइज को जो है वो आप ओमिट कर सकते हो। तो सिर्फ आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो कि फर्स्ट वाली डायमेंशन खाली छोड़ दो, तो नीचे भी जो डेफिनेशन है उसमें फर्स्ट वाली डायमेंशन जो है वो खाली छोड़ दो, लेकिन सेकंड डायमेंशन हमने डिस्कस किया कि उसको देना जो है वो मस्ट है। तो रन करते हैं, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा, अगेन जिस तरीके से पहले था ये उसी तरीके से जो है वो रन होता रहेगा। ठीक है, और बोर्ड जो है वो क्रिएट करेगा। ओके, ओके, नाउ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम आपकी मर्जी है, कुछ भी रखो, लेकिन इस फंक्शन का काम क्या होना चाहिए कि आप उस फंक्शन को जो है वो टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए यूज करें। यानी आप उस फंक्शन को इनपुट दो फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, तो यानी आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो इनपुट दे रहे और आपको वो रिटर्न कर दे सेल्सियस की वैल्यू। तो फार्मूला जो है वो भी गिवन है। ठीक है, फार्मूला दिया हुआ है। तो इट्स वेरी सिंपल, आपका इस तरह का आउटपुट होना चाहिए, लेकिन आपने फंक्शन यूज करना है। तो आपके मेन में आप इनपुट दो, फॉर एग्जाम्पल एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये आपका मेन में चले। ठीक है, आप जब वैल्यू दो उसको कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 100, उसके बाद आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो, फंक्शन जो है वो टेम्परेचर के बाद निकाल कर आए एंड जो भी वैल्यू वो रिटर्न करे वो वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट कर दें। तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होनी चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन में पैरामीटर होने चाहिए, ओनली वन पैरामीटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका कोड आप हार्डली फंक्शन का कोड जो है वो तो 1 लाइन कोड ही होगा। ठीक है, तो इसका मुश्किल एक्सरसाइज जो है वो नहीं होगा। ना एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपको अगेन एक फंक्शन का कोड लिखना है। ठीक है, उसका नाम आपको लिखना है HMS टू सेकेंड, यानी आवर मिनट सेकेंड टू सेकेंड में कन्वर्ट करें। तो बेसिकली 3 जो है पैरामीटर फंक्शन है, इसके 3 आर्गुमेंट होने चाहिए। पहला आर्गुमेंट जो है वो आवर होना चाहिए, दूसरा आर्गुमेंट जो है वो मिनट होना चाहिए और तीसरा आर्गुमेंट जो है वो सेकंड होना चाहिए। ठीक है, ये 3 आपने आर्गुमेंट फंक्शन को पास करवाने। उसकी रिटर्न टाइप जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, कि इसकी रिटर्न टाइप जो है वो लॉन्ग होगी। रिटर्न क्या करें, सेकंड्स करें, यानी इन आवर्स को, मिनट को और सेकंड्स को सबको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करें एंड इवेंचुअली आपको आंसर दे।
तो फिर आप एक मेन प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है। मेन प्रोग्राम में आप इसको यूज करोगे। मेन प्रोग्राम में आप क्या करोगे, आप यूजर से आवर्स मिनट और सेकंड जो है ना वो यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स लेने के बाद आपका फंक्शन कॉल हो, उसको ये आवर्स मिनट्स और सेकंड जो है वो पास हो जाए और आपको सेकंड्स जो है वो रिटर्न कर दे। लेकिन कुछ शराइत हैं, ठीक है। क्या है, नंबर 1 कि अगर आप आवर की वैल्यू 24 से ज़्यादा देने की कोशिश करो। अच्छा, फॉर्मेट आपने यूज़ करनी है 24 आवर्स वाली, ठीक है। यानी 12 के बाद 13, 14, 15, 16 जो हम सेकंड फॉर्मेट है हमारी 24 आवर्स वाली, वो वाली फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो आप। तो पहली बात तो 24 आवर्स से ज़्यादा वैल्यू आपको इनपुट ना करने दें। मिनट और सेकंड की वैल्यू जो है वो 60 से ज़्यादा इनपुट ना करने दें। अगर आप करने की कोशिश करो तो वो एरर जनरेट कर दे। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटर आवर्स, आपका प्रोग्राम इस तरीके से चले, एंटर आवर्स आपने 2 दिया, एंटर मिनट 23, एंटर सेकंड 12 दिया, तो आपको बता दे कि टोटल सेकंड जो है वो किसके बराबर है। अच्छा, ये तो नॉर्मल था। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप आवर्स तो देते हो 12, जो कि सही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपने मिनट कितने दे दिए 70। तो जैसे ही आप गलत वैल्यू दो तो आपको क्या है, रॉन्ग वैल्यू एंटर कर, एंटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, रॉन्ग वैल्यू एंटर। अच्छा, उसके बाद अगर आप सही वैल्यूज दो फिर से तो प्रोग्राम जो है वो इसी तरीके से सेकंड्स में कन्वर्ट करे और उसके बाद जो है वो एग्जिट हो। तो ये सिंपल सा कोड है, अगेन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको इफ एल्स यूज करने पड़ेंगे ये चीज़ चेक करने के लिए कि यूज़र वैल्यू जो है वो सही दे रहा है, ठीक है। और बाकी जो है वो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन की। रिटर्न टाइप आपको बता दी कि आपने लॉन्ग यूज़ करनी है, क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। नाउ एक्सरसाइज 3 में आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज 3 में अगेन यू हैव टू राइट अ कोड ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका नाम जो है वो हम रखेंगे रिवर्स इट। रिवर्स इट फंक्शन बेसिकली इसके नाम से ज़ाहिर है, रिवर्स इट मीन कि हम इसको एक की स्ट्रिंग पास करवाएंगे। आप ऑब्जेक्ट नहीं यूज करोगे स्ट्रिंग के साथ साथ, आप की स्ट्रिंग यूज करोगे, ठीक है, यानी कैरेक्टर का एरे। तो जिस तरीके से हमने एरे की एग्जांपल एक देखी बीच में कि हम किस तरीके से फंक्शन को एरे पास करवा सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपने फंक्शन को पास करवाना है वो होना चाहिए एक कैरेक्टर एरे, ठीक है। अब ये फंक्शन करे क्या, बेसिकली इस फंक्शन के अंदर आप एक फॉर लूप यूज करो, ठीक है। फॉर लूप के अंदर क्या हो कि आपका एरे का फर्स्ट कैरेक्टर और आपका एरे का लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, आपस में एक्सचेंज हो जाए। फिर जब लूप सेकंड दफा चले तो आपका एरे का सेकंड कैरेक्टर और आपका सेकंड लास्ट कैरेक्टर, यानी नेक्स्ट टू लास्ट कैरेक्टर या सेकंड लास्ट कैरेक्टर एक ही बात है, दोनों जो है वो आपस में स्वैप हो जाए। तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि ये मिड पॉइंट तक ही हो, ठीक है, हाफ तक ही हो, यानी हाफ तक ही चले, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा चलेगा तो एरे दोबारा वैसे का वैसे हो जाएगा जैसे था स्वैप करते करते, तो वो आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आपने करना क्या है, रिवर्स इट फंक्शन को आपने एक सी स्ट्रिंग पास करवाना है एज अ आर्ग्यूमेंट। फिर आपने प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर ये उस फंक्शन को इस्तेमाल करे और कुछ इस तरीके का आउटपुट जनरेट करे। फॉर एग्जांपल मेन के अंदर आपसे आस्क करे एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, मेन में ये सी आउट हो और इनपुट हो और वो कैरेक्टर एरे के अंदर इनपुट ले ले। डेफिनेटली आपको इनपुट लेने के लिए जो है वो गेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पेसेस भी साथ इनपुट लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट दे रही हूँ वेलकम ऑल, ठीक है, तो जैसे एंटर प्रेस करे उसके बाद आपका क्या चले, रिवर्स इट फंक्शन चले। रिवर्स इट फंक्शन क्या करे कि ये जो कैरेक्टर एरे है इसको आप इसको पास करवाओ और इस कैरेक्टर एरे को ये रिवर्स कर दे। देन रिवर्स लिखे और रिवर्स के बाद जो है वो जो आपने इनपुट दिया था उस इनपुट को, उसका जो रिवर्स फॉर्म है वो प्रिंट कर दे। तो ना ऑब्जर्व के W की जगह जो है वो L आ गया और L की जगह W आ गया, E की जगह L आ गया और L की जगह E आ गया, L की जगह A आ गया और A की जगह L आ गया, C की जगह स्पेस ने ले ली और O की जगह E ने लेगी, एन M अपनी जगह पे लाजमी है। तो आपको मिड पॉइंट तक इसको चलाना है, जैसे ही वो स्टेप पे पहुंचे उसके बाद जो है फंक्शन को स्टॉप कर दे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि लूप फुल एरे की लेंथ तक ना चले,
लूप जो है वो सिर्फ हाफ ऑफ एरे लेंथ तक चले, यानी जो भी एरे की लेंथ है लूप जो है वो उससे हाफ टाइम चले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो एक एरे में इनपुट लेना है, उसके बाद आपको फंक्शन के अंदर वो एरे पास करवाना है, फिर फंक्शन के अंदर एक लूप स्टार्ट करना है जो कि हाफ ऑफ एरे तक चले, और उसके बाद वो हर एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स से स्वैप कर दे। तो इवेंचुअली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भले फंक्शन के अंदर ही स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो, तो फाइनली आपको रिजल्ट जो है वो ये मिलना चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। अल्लाह हाफिज।